नमस्कार साथियों। प्रजामंडलों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। प्रजामंडलों से संबंधित अपनी एक क्लास पूरी हो चुकी है। अपन ने उसमें पढ़ा था कि राजस्थान में टोटल 19 प्रजामंडल हैं और अपन ने प्रजामंडलों के संस्थापक और कौन से प्रजामंडल की स्थापना कौन से वर्ष में हुई, ये चीजें अपन ने वहां पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे साथियों अपन प्रत्येक प्रजामंडल के बारे में, हर एक प्रजामंडल के बारे में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पुटअप हो जाते हैं। तो मैंने आपको उस समय बताया था साथियों, प्रजामंडलों का एक ट्रिक्स बताया था कि आपको एक संख्या लिखनी है, 1 2 3 4 और 5। त्योहार को याद रखना है। त्योहार का नाम है तीज। क्या नाम है? तीज। और एक याद रखना है, तीज के त्योहार पर क्या पहनेंगे? राष्ट्रीय पोशाक पहनेंगे। राष्ट्रीय पोशाक पहनेंगे। राष्ट्रीय पोशाक क्या है? जोधपुरी कोट पैंट। क्या है? जोधपुरी कोट पैंट। हाँ, कोट मटमेला हो गया, गंदा हो गया, तो इसके बाद में कौन ले गया कोट को? धोबी। कौन ले गया? धोबी ले गया। कहां ले गया? मेवाड़ ले गया। मेवात ले गया। मेवाड़ मेवातपुरा ले गया। क्या करने ले गया? वॉशिंग मशीन में धुलाई करने के लिए ले गया। अब आपको साथियों इधर ध्यान रखना है, तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। अच्छा, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की है। कहाँ की है? बूंदी की है। तीज से अपने को याद रखना है, तीज की सवारी जयपुर की, कदली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज जो कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पोशाक कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? मारवाड़ की। मारवाड़ की। क्या है राष्ट्रीय पोशाक? कोट पैंट। कोट से याद रखना है कोटा। कोटा। आगे कोट को कौन ले गया? धोबी। दो से याद रखोगे धौलपुर। धौलपुर। और बी से याद रखोगे बीकानेर। मेवाड़। मेवाड़ से मेवाड़ याद रखेंगे। मेवात में दो जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर। पुरा से होगा शाहपुरा। आगे ये बड़ी ई की मात्रा है साथियों, याद रखना है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा में सिरोही। सिरोही, ये देखो बड़ी मात्रा सिरोही। फिर है करौली। करौली। और फिर अपवाद है किशनगढ़। मैंने सब में आपको ये बताया था कि कोड वर्ड लिखना है अपने को सब में, 193 193 193 सब में लिखना है। सिरोही में भी 193, किशनगढ़ में 193 और करौली में भी 193। अब इनको सन कैसे याद करना है? यह है एक। साथियों याद रखना है, एक एकम एक, एक एकम एक। फिर है दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार। अब बहुत से बच्चे थोड़े डाउट में होंगे कि सर कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। बिल्कुल 1938 याद रखना है आपको, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में। यानी कि जो आरबीएस है वो भी कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब मानती है? 1938। जो प्रजामंडल है हाड़ौती प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब हुई? 1934। ये थोड़ा अपवाद आप ध्यान रखिए साथ ही इसमें। तीन दूनी छह, तीन दूनी छह, यानी धौलपुर की 1936 में, बीकानेर की भी 1936 में। चार दोनों आठ, सब में 8 लगाना है। चार दोनों 8। आगे पांच दोनों 10, लेकिन पांच दोनों 10 न पढ़ करके अपने को पढ़ना है 5 दूनी 9। 5 दूनी 9 पढ़ना है, 5 दूनी 9। ठीक है साथियों, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और आज अपन पढ़ेंगे इन प्रजामंडलों के बारे में। ये 13 प्रजामंडल है और 6 प्रजामंडलों की ट्रिक अलग है। ये पढ़ने के बाद में फिर आगे अपन उन 6 प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। आज जैसे जयपुर, बूंदी, मारवाड़, कोटा, धौलपुर, बीकानेर, इन प्रजामंडलों के बारे में अपन पढ़ेंगे साथियों। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साथियों किसके बारे में? जयपुर प्रजामंडल के बारे में।
ट्रिक्स के अनुसार याद रखना है साथियों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। अच्छा, मैंने आपको बताया था पुर से याद रखना, कपूर किसने की थी? कपूर चंद पाटनी द्वारा जयपुर प्रजामंडल की क्या की गई? स्थापना की गई। कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो कर दी, लेकिन ये जयपुर प्रजामंडल पर इतना ध्यान नहीं देते थे, और इस प्रजामंडल की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर हुई थी, और उन उद्देश्यों में कपूर चंद पाटनी प्रजामंडल असफल रहा साथियों। और उन्हीं दिनों कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे जमनालाल बजाज, जयपुर यात्रा पे आते हैं, जयपुर दौरे पे आते हैं 1936 में। और 1936 में आने के बाद में जमनालाल बजाज ने इस जयपुर प्रजामंडल का क्या कर दिया साथियों? पुनर्गठन कर दिया। ये ध्यान रखना है साथियों, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन इंपॉर्टेंट है। पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में। किसने किया? जमनालाल बजाज के द्वारा जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन करने के बाद में दो नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। किस किस को? चिरंजीलाल मिश्र और एक व्यक्ति थे साथियों हीरालाल शास्त्री। इन दो व्यक्तियों को जयपुर प्रजामंडल की बागडोर दे दी। किसने? जमनालाल बजाज ने। आगे चल करके साथियों पुनर्गठन होने के बाद में, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना है, पुनर्गठन होने के बाद में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ। प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ साथियों 8-9 मई 1938 को। कहां आयोजित हुआ? जयपुर में आयोजित हुआ। और जयपुर में भी एक जगह पड़ती है साथियों, नथमल का कटला। नथमल का कटला नामक स्थान पर जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ। और इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। जमनालाल बजाज इसके प्रथम क्या बने? अध्यक्ष बने, यानी प्रथम अधिवेशन के। ध्यान रहे साथियों, जमनालाल बजाज गांधी जी के करीबी नेता थे, और स्वयं जमनालाल बजाज ने गांधी जी को निमंत्रण भेजा कि आप जयपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन है उसमें ससम्मान पधारिए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि यार मैं तो इधर बिजी हूं, आप एक काम करो, आपकी भाभी साहब को ले जाओ। तो गांधी जी इस प्रजामंडल में नहीं आए, लेकिन गांधी जी की जगह यहाँ कौन आए? गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस प्रथम अधिवेशन में अतिथि के रूप में कौन आए? कस्तूरबा गांधी। इसी प्रजामंडल से साथियों एक समझौता जुड़ा हुआ है जिसे अपन बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता। इधर लिखवाता हूं मैं आपको। जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता। एग्रीमेंट का मतलब समझौता ही होता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। अच्छा, जेंटलमैन एग्रीमेंट जो समझौता हुआ साथियों, ये हुआ 17 सितंबर 1942 के दिन। इसी समझौते का एक नाम और मिलता है साथियों, सज्जन समझौता। ध्यान रहे, सज्जन समझौता। ये अंग्रेजी नाम है इसका, जेंटलमैन एग्रीमेंट, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सज्जन समझौता। किन किन के मध्य हुआ साथियों? ये जो समझौता हुआ साथियों, ये हुआ हीरालाल शास्त्री और उस समय जयपुर रियासत के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल के मध्य ये क्या होता है साथियों? समझौता। थोड़ा आप ध्यान रखें, मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है? मिर्जा इस्माइल को।
मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य कौन सा समझौता होता है? जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता। इस समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। 1942 में उस समय एक आंदोलन चल रहा था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने अपने जीवन काल में 3 बड़े आंदोलन चलाए थे। 3 बड़े आंदोलन कौन कौन से, ये ध्यान रखना है आपको, वैसे तो बड़ा इजी है ये। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इस समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल ने यह कहा कि साहब हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। ध्यान रखिए साथियों, इसके तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। अच्छा, फिर किसने लिया? एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा इंपोर्टेंट साथियों, प्रश्न पूछा गया आजाद मोर्चे की स्थापना कब हुई? 1942 में। किसने की? बाबा हरिश्चंद्र ने। बाबा हरिश्चंद्र ने क्या किया? इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। अच्छा, जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन आजाद मोर्चा था, इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। किसके नेतृत्व में? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। इन दोनों में चल रहा था मनमुटाव। प्रजामंडल कह रहा था हम भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लेंगे, ये कह रहे थे हम भाग लेंगे। बात है साथियों 1945 की। 1945 में ये कह रहे थे साहब हम भारत छोड़ो आंदोलन में संलग्न रहेंगे, ये कह रहे थे हम भाग नहीं लेंगे। 1945 में आते आते भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल लगभग समाप्त हो गया था और उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको समझाया कि मंगतों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन अभी समय क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 1945 में इस आजाद मोर्चे का विलय किसमें कर दिया गया? जयपुर प्रजामंडल में। बहुत इंपोर्टेंट है साथियों, ध्यान रहे। 1945 में किसके कहने पर? JL नेहरू जी के कहने पर, जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आजाद मोर्चे का विलय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विलय। किसमें कर दिया गया? जयपुर प्रजामंडल में इसका विलय हो गया। और जो खास बातें जयपुर प्रजामंडल से पूछी जाती हैं वो है जयपुर प्रजामंडल से जुड़े प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं। जयपुर प्रजामंडल से जुड़े प्रमुख व्यक्ति रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, देवी शंकर तिवारी, ये जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति थे। आप थोड़ा इनको ध्यान में रखना। जयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं इस प्रजामंडल से जो जुड़ी हुई महिलाएं थी वो थी साथियों दुर्गा देवी। दुर्गा देवी ने तो जयपुर प्रजामंडल में महिलाओं का नेतृत्व किया था। जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज, ध्यान रहे साथियों, जमनालाल बजाज की धर्म पत्नी थी। आगे चल करके 1944 में ये जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष भी बनेगी। सुमित्रा, शारदा, रमा देवी पांडे, ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं और प्रमुख व्यक्ति थे।
जयपुर प्रजामंडल से संबंधित दो व्यक्तियों के बारे में अपन पढ़ेंगे साथियों, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री। जमनालाल बजाज काशी का बास, ये सिख करके रहने वाले थे। कांग्रेस के क्या थे, कोषाध्यक्ष। ये स्वयं अपने आप को कहते थे, क्या कहते थे साथियों, गुलाम नंबर 4, यानी गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है इनको। गांधी जी का 5वां पुत्र। ज्यादातर ये गांधी जी के विचारों पर चलते थे साथियों। गांधी जी के 4 बेटे थे, इन्हीं को गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुलाम नंबर 4। ये कहते हैं साथियों कि सबसे पहले अंग्रेजों का कोई गुलाम बना तो वो कौन बना, मेरा भारत देश बना। फिर कहते हैं साथियों इसके बाद में अगर कोई गुलाम बना तो राजपूताना रियासत बनी। इसके बाद में अगर कोई गुलाम बना तो जैसे जयपुर या सिक्कर रियासत गुलाम बनी। और चौथे नंबर पे मैं स्वयं अंग्रेजों का क्या बन गया, गुलाम बन गया। इसलिए स्वयं को अपने आप को क्या कहते थे, गुलाम नंबर 4। पहले नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर स्वयं की रियासत बताई और चौथे नंबर पे अपने आप को बताया। तो गुलाम नंबर 4 किसे कहा जाता है, जमनालाल बजाज को। ध्यान रहे साथियों 1920 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, कौन सा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान अनेक नेताओं ने अपनी पदवियां लौटा दी थी। जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को अपनी उपाधि लौटा दी थी, केसरी हिंद की उपाधि। उसी दौरान जमनालाल बजाज ने भी असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए जमनालाल बजाज के बारे में। इनसे संबंधित एक प्रश्न और बनता है साथियों 1927 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टार जरूर लगा लें साथियों। 1927 में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी। चरखा संघ की स्थापना की थी। चरखा संघ की स्थापना कब की गई, 1927 में। कहां की गई थी, ये एक जगह पड़ती है अमृतसर, जयपुर में। यहां इन्होंने क्या किया, चरखा संघ की स्थापना की, किसने, जमनालाल बजाज ने। आगे हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट साथियों जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति है हीरालाल शास्त्री। मूल रूप से जोबनेर के रहने वाले थे, जोबनेर जयपुर। हीरालाल शास्त्री ने कुछ संगठन बनाए थे। संगठन, एक संगठन का नाम था जयपुर हितकारिणी सभा। आगे चलकर साथियों उन्होंने एक संगठन और बनाया, जीवन कुटीर। ये कब बनाया, 1927 में। कहां बनाया, इंपॉर्टेंट है ये बनाया साथियों टोंक। टोंक में एक जगह पड़ती है निवाई। टोंक के निवाई में इन्होंने जीवन कुटीर नामक एक संस्था बनाई साथियों। आगे चल करके इसी जीवन कुटीर का नाम बदल दिया गया और 1933 में इस जीवन कुटीर का नाम बदल करके रख दिया गया साथियों वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जिस बच्चे ने वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ा है तो वो जरूर उसको नॉलेज होगा इस बात का, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है वनस्थली विद्यापीठ जहां पंचमुखी शिक्षा दी जाती है। कौन सी शिक्षा दी जाती है, पंचमुखी। पंचमुखी शिक्षा के लिए कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है, वनस्थली विद्यापीठ प्रसिद्ध है।
फॉर एजुकेशन के लिए किसको जाना जाता है? वरस्थली विद्यापीठ को। जैसे यहाँ बौद्धिक शिक्षाएं दी जाती है, या नैतिक शिक्षाएं दी जाती है, या आर्ट एंड कल्चर से संबंधित शिक्षाएं दी जाती है। इस पर आप थोड़ा सा और याद रखना साथियों, हीरालाल शास्त्री ने एक गीत लिखा, गीत बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका गीत, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी, आत्मकथा। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। आत्मकथा क्या लिखा? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। हीरालाल शास्त्री ने जो गीत लिखा उसका नाम है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, और इन्होंने जो अपने आत्मकथा लिखी उसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये था साथियों जयपुर प्रजामंडल। आगे पढ़ते अपन ट्रिक्स के अनुसार बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल कब हुई स्थापना? 1931 में। गिने चुने 2-3 नाम याद रखने साथियों बूंदी प्रजामंडल से। कांतिलाल, नित्यानंद, ऋषिदत्त, मेहता। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है बूंदी प्रजामंडल के लिए। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है साथियों, जो ऋषिदत्त है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि इसके संस्थापक कौन थे? कांतिलाल थे। ऋषिदत्त से भी प्रश्न बनते हैं साथियों। इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला, समाचार पत्र। समाचार पत्र का नाम था साथियों राजस्थान समाचार पत्र। किसने निकाला? ऋषिदत्त मेहता ने निकाला। ये सप्ताह में एक बार आता था, वीकली था, यानी एक था ये साप्ताहिक समाचार पत्र। कहां से निकलता था साथियों? ये निकलता था साथियों ब्यावर से। इंपॉर्टेंट है, कहां से? ब्यावर से। अच्छा, ये समाचार पत्र ब्यावर से निकलता था, लेकिन इसमें जो न्यूज है यानी जो खबरें हैं वो हाड़ौती की छपती थी साथियों। इस समाचार पत्र में खबरें खबरें कहां की छपती थी? हाड़ौती क्षेत्र की, हाड़ौती क्षेत्र की। ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। 2013 में जो आरएस की प्रीलिम्स लगा था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि हाड़ौती अंचल की जो खबरें हैं निम्न में से किस समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित की जाती थी? तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, राजस्थान समाचार पत्र। एक इसी समाचार पत्र से संबंधित एक और है, तो वो अजमेर से निकलता था, और 1889 के आसपास मुंशी दत्त मेहता ऐसा कोई व्यक्ति थे, उन्होंने ये समाचार पत्र निकाले थे। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। ऋषि दत्त मेहता ने राजस्थान समाचार पत्र। साप्ताहिक समाचार पत्र कहां से निकाला? ब्यावर से निकाला। कब निकालना शुरू किया? 1932 से। और इसमें खबरें कहां की छपती थी? हाड़ौती क्षेत्र की खबरें छपती थी। ये था साथियों बूंदी प्रजामंडल। टेक्स्ट के अनुसार आगे पढ़ते हैं साथियों अपन मारवाड़ प्रजामंडल। आगे साथियों मारवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1934 में। जिस समय मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई साथियों उस समय मारवाड़ के शासक थे उम्मेद सिंह। शासक कौन थे? उम्मेद सिंह। अच्छा, ये उम्मेद सिंह वही है जिन्होंने एक उम्मेद भवन बनवाया था, उम्मेद पैलेस या उम्मेद भवन। कौन से पत्रों से बना हुआ है ये? छितर पत्रों से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? छितर पैलेस। छितर पैलेस या उम्मेद भवन किसने बनवाया था? उम्मेद सिंह ने। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है साथियों। किसने की थी? संस्थापक कौन थे इसके? इसके संस्थापक थे जय नारायण व्यास। मैंने बताया था आपको कि मारवाड़ में जय जय किसकी हो रही है? जय नारायण व्यास की। जय नारायण व्यास। अच्छा, इस प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन बना?
अध्यक्ष, पहले इसका अध्यक्ष बना भंवरलाल सराफ, बाद में दुर्गा शंकर इसके क्या बन गए थे साथियों, अध्यक्ष बन गए थे। किसके, मारवाड़ प्रजामंडल के। अच्छा, मारवाड़ प्रजामंडल ने क्या किया, 1936 में एक दिवस मनाया, कृष्ण दिवस। 1936 में कौन सा दिवस मनाया, कृष्ण दिवस मनाया। इसी को बोलते हैं काला दिवस भी बोलते हैं, ब्लैक डे। मारवाड़ प्रजामंडल ने 21 जून 1936 को एक दिवस और मनाया, शिक्षा दिवस। क्या मनाया, शिक्षा दिवस। आगे चल करके 26 जुलाई 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल ने संपूर्ण राजपूताने में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया, 26 जुलाई 1936 को। 21 जून के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, योग दिवस। कौन सा दिवस, योग दिवस। अब की बार योग दिवस मनाएंगे 21 जून 2025 को। 21 जून 2025 को कौन सा योग दिवस रहेगा, ये 11वां योग दिवस रहेगा, 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस रहेगा साथियों। जयनारायण व्यास ने इसी प्रजामंडल के दौरान इन्होंने एक संस्था गठित की गई, संस्था का नाम था साथियों मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1924 में। एक मैंने आपको पहले बता दिया था मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ। ये जो मारवाड़ सेवा संघ है, इसी का आगे चल करके 1924 में नाम बदल कर क्या रख दिया गया, मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा या फिर जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास कह दो, चाहे मारवाड़ हितकारिणी, क्योंकि मारवाड़ हितकारिणी सभा का संस्थापक कौन था, जयनारायण। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने 2 पुस्तकें लिखी साथियों, मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था, और एक किताब लिखी साथियों पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल। ये 2 किताबें किसके द्वारा लिखी गई थी, जयनारायण व्यास या फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने भी मारवाड़ प्रजामंडल को अपनी प्रेरणा प्रदान की थी साथियों, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा इस प्रजामंडल में महिलाओं का नेतृत्व है। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा। विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल में महिलाओं को नेतृत्व प्रदान किया गया। विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और इंदिरा गांधी की ये बुआजी थी साथियों। यहाँ मारवाड़ प्रजामंडल में पहली बार स्वतंत्रता दिवस किसके सहयोग से मनाया गया था, मारवाड़ में प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस पूछा जाए कब मनाया गया, तो बताना साथियों 26 जनवरी 1932 को। किसके सहयोग से मनाया गया था, छगनराज चौपास। यहां क्या मनाया गया, पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1932 को। ये था साथियों अपना मारवाड़ प्रजामंडल। आगे अपन पढ़ते हैं साथियों कोट से, यानी कोटा प्रजामंडल। कोटा और हाड़ौती दोनों प्रजामंडल एक साथ पढ़ लेते हैं साथियों का। हाड़ौती प्रजामंडल,
हाड़ौती प्रजामंडल, और इसी के साथ में एक प्रजामंडल और पढ़ लेते हैं साथियों, कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल आप सभी को याद रखना है साथियों। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना मैंने ट्रिक्स में 1934 लिखवाई है, लेकिन आपको याद रखना है साथियों 1938, क्योंकि जो आरबीएस यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं वो 1938 मानती है कोटा प्रजामंडल की स्थापना। हाड़ौती प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं, संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा। इस प्रजामंडल के संस्थापक भी पंडित नैनूराम शर्मा ही थे, पंडित नैनूराम शर्मा। हाड़ौती प्रजामंडल के अध्यक्ष, ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। हाजी फैज मोहम्मद, हाजी फैज मोहम्मद खान इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इधर कोटा प्रजामंडल में इनके एक सहयोगी थे, पंडित नैनूराम के सहयोगी अभिन्न हरि, अभिन्न हरि। मैंने आपको बताया था कोट है, कोट मतलब मटमिला हो गया है, तो उसको किसके पास लेके जाएंगे? धोबी के पास लेके जाएंगे। राष्ट्रीय पोशाक क्या है? कोट पैंट है। कोट पहनेंगे नया नया, कोट पहनेंगे नया नया, नया नया से नैनूराम शर्मा। कोट जब पहन लेंगे तो अपन अन्य लोगों से क्या लगेंगे? भिन्न लगेंगे। भिन्न का मतलब अभिन्न हरि। इस प्रजामंडल की, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना विजयदशमी के दिन हुई थी साथियों, विजयदशमी। यह प्रश्न भी आ चुका है साथियों कि किस प्रजामंडल की स्थापना विजयदशमी या फिर दशहरे के दिन हुई थी? दशहरे के दिन। कब आता है दशहरा या विजयदशमी? अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन क्या आता है? विजयदशमी। और इस दिन किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। कौन से वृक्ष की? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। हाल ही में खेजड़ी की जो सांगरी है, क्या? सांगरी। खेजड़ी की सांगरी को क्या मिल गया है साथियों? जीआई टैग मिल गया है। क्या मिल गया? जीआई टैग। खेजड़ी की जो सांगरी है, इनको 17वें नंबर पर क्या मिला है? जीआई टैग। यानी राजस्थान का ये 17वां उत्पाद है जिसे क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। कौन सा उत्पाद है ये? 17वां उत्पाद है। प्रश्न पूछ लिया जाए 16वां उत्पाद जिसको जीआई टैग मिला, तो आपको बताना है सोजत की मेहंदी। सोजत की मेहंदी, ये 16वां उत्पाद था जिसे क्या मिला था? जीआई टैग। और 17वां और अंतिम और नवीनतम खेजड़ी वृक्ष की क्या? सांगरियां, जिनको क्या मिला है? जीआई टैग। कोटा जो प्रजामंडल है साथियों, इसमें प्रश्न पूछा जाता है कोटा क्षेत्र में, कोटा जो क्षेत्र है, इस कोटा क्षेत्र में जन जागृति का कार्य किसने किया? जन जागृति का कार्य किसने किया साथियों? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था। ये थोड़ा ध्यान रखना है। कोटा में शिक्षा मंडल की स्थापना किसने की थी? शिक्षा मंडल पंडित नैनूराम शर्मा ने, पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा। प्रश्न पूछा जाए कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। मैंने बताया था सभा में कौन जाते हैं? कवि जाते हैं। कवि कौन थे? केसरी सिंह बारहट, ठीक है। चेतावनी दिया चुंगटिया इन्होंने लिखी थी। इसने केसरी सिंह बारहट ने। इस प्रजामंडल में एक सम्मेलन हुआ, और वो सम्मेलन साथियों शारदा भार्गव के नेतृत्व में हुआ। एक महिला थी शारदा भार्गव, शारदा भार्गव, शारदा भार्गव के नेतृत्व में कोटा प्रजामंडल के दौरान एक सम्मेलन होता है, सम्मेलन। और इस सम्मेलन में एक निर्णय लिया गया कि साहब कोटा के अंदर जो 6 वर्ष के बालक बालिकाएं हैं, 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, अनिवार्य
शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ये निर्णय किस प्रजामंडल में लिया गया? कोटा प्रजामंडल में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? शारदा भार्गव ने। तो साथियों ये थे अपने हाड़ौती और कोटा प्रजामंडल। आगे पढ़ते हैं। धोबी यानी धौलपुर और बीकानेर, धौलपुर प्रजामंडल। आगे साथियों धौलपुर प्रजामंडल। टेक्स के अनुसार इसकी स्थापना 1936 में तो कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा इस प्रजामंडल की क्या की गई? स्थापना की गई। अध्यक्ष भी स्वयं यही थे। प्रश्न पूछा जाए धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल। संस्थापक भी कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर प्रजामंडल संबंधित दो व्यक्ति और थे साथियों, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदु। जौहरीलाल इंदु, इनका संबंध भी किस प्रजामंडल से है? धौलपुर प्रजामंडल से है। धौलपुर प्रजामंडल के दौरान एक घटना घटित होती है साथियों, जिसको बोला जाता है तमीसो कांड। तमीसो कांड। ये जो तमीसो कांड है साथियों, ये घटित हुआ 11 अप्रैल 1947, आजादी से कुछ समय पहले ही ये घटना घटित हुई। हुआ यूं साथियों कि धौलपुर में एक जगह पड़ती तमीसो। तमीसो में एक गांव का नाम है तमीसो। तमीसो में ही कुछ लोग, जैसे एक व्यक्ति का नाम बताया जाता है छत्र सिंह, एक का नाम बताया जाता है पंचम सिंह। ये व्यक्ति वहां बैठ करके एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके और एक सभा का आयोजन कर रहे थे। उस समय स्वतंत्रता की बयार बड़ी तेजी से फैल रही थी और हर लोग स्वतंत्रता के लिए आतुर हो रहे थे। तो लोग जहां भी तिरंगा लेकर के जाते थे तो अंग्रेजों को वो थोड़ा शोभा नहीं देती थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो तमीसो नामक स्थान है वहां नीम के ऊपर भी एक तिरंगा लगा दिया और ये सूचना अंग्रेजों के पास भिजवा दी गई। अंग्रेज वहां आते हैं और उन्होंने वहां ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और उस तिरंगे को उतारने के लिए जब बोला, तो जैसे ही तिरंगे को उतारने के लिए बोला तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था छत्र सिंह, वो आगे आता है, अंग्रेजों ने उसको गोली से उड़ा दिया। उसके बाद में पंचम सिंह आता है, उसको भी गोली से उड़ा दिया। तो ध्यान रखें तमीसो कांड में 2 लोग मारे गए थे तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए। कौन कौन थे तमीसो कांड में जो शहीद हुए? शहीद 2 व्यक्ति शहीद हुए थे साथियों, छत्र सिंह और पंचम सिंह। आगे पढ़ेंगे साथियों अपन नेक्स्ट क्लास में, जो शेष प्रजामंडल अपने रह रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अनवरत रूप से जारी रखें और किताबों से बिल्कुल चिपके रहे साथियों, क्योंकि दुनिया में ये ज्ञान किताबों का एक ऐसा है जिसको अपन ज्यादा पढ़ लेंगे तो कोई भी चोर उसको बिल्कुल भी चोरी करके नहीं ले जाएगा। और ना ही साथियों आज तक ज्यादा पढ़ने वालों की कभी मौत हुई है यानी मृत्यु हुई है, कभी नहीं सुना अपन ने। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रेम करना है तो मैं जो भी मेरे बेरोजगार साथी हैं मैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि वो अपनी किताबों से दोस्ती रखें, अपनी किताबों से प्यार करें और अपनी पढ़ाई से प्यार करें। देखना एक दिन जब आप तैयारी बिल्कुल अनवरत रूप से और लगातार कंटिन्यू अगर आप तैयारी रख रहे हो तो एक दिन आपके अंतरात्मा से ही ये शब्द निकल के आएंगे कि बिल्कुल मेरा इस नौकरी में नंबर पक्का है। तो उम्मीद है साथियों ओहदे पे एक अच्छे पद पर विराजमान हो। कहते हैं कि साथियों कि बेरोजगारी एक बंजर भूमि के समान है, जहां आप कितने भी मतलब फलदार पेड़ लगा दो, कोई सा भी बीज वहां डाल दो, लेकिन वो पनप नहीं पाएगा। जिस व्यक्ति ने अपनी बेरोजगारी को जीत लिया वो जीवन के आधे संघर्षों को जीत जाएगा साथियों। मेरी दुआएं और आशीर्वाद आप सभी के साथ है साथियों। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। थैंक यू साथियों।